अरुण नेहरू मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मुझे बताया कि ब्लू स्टार करने के बाद इंदिरा जी ने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया। तो उन्होंने कहा कि बुआ अब तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों करा रही हो? कहने लगे तुझे पता नहीं है, मेरे हाथ से एक गलत काम हो गया है। जो हरमिंदर साहब या अकाल तख्त को छू दिया जिसने, वो जिंदा नहीं है आज। मुझे भी ये मारेंगे। तो कई दोस्तों ने सलाह दी कि चुप रहो तो वाइस प्रेसिडेंट हो जाओगे, चुप रहो तो प्रेसिडेंट हो जाओगे। मैंने कहा मैं कोई पद इस लायक नहीं समझता हूं कि उसके लिए मैं चुप रहूं। तंग आके प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गया। मैंने उन्हें जाके कहा कि साहब 4 महीने से लोग पड़े हैं, किसी ने बात नहीं की, इनको कुछ बातचीत करके सुलटा के घर भेज दीजिए। तो बोले चले जाएंगे सतपाल, क्यों परेशान हो रहे हो? तो उन्होंने हल्के में लिया उसको। मैंने कहा साहब आप एक गलती कर रहे हैं, आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनको जानते नहीं हो। ये ऐसे ही उठ के नहीं जाएंगे, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। तो ये मैं कहा भूलते नहीं हैं इनसे पंगा। जिस कौम से लड़ो पहले जान लो किससे लड़ रहे हो। कि लाल किले पे अगर किसी को चढ़ने का हक है तो मैं मानता हूं कि वो प्रधानमंत्री का हक है, लेकिन उसके बाद अगर किसी का हक है तो सिखों का हक है। तेग बहादुर साहब की शहादत लाल किले के दरवाजे पे हुई थी। अगर उसके बच्चे नहीं चढ़ेंगे तो कौन चढ़ेगा? कौन झंडा फहराएगा? और झंडा भी क्या फहराया था? निशान साहब फहराया था, जिसकी इज्जत रखने के लिए हजारों सिख शहीद हुए हैं। वो है नशे का कारोबार। इस पे आप सख्ती से निपटिए। बेटी से तो पूछते हो कहाँ गई थी और कब आई, बेटे से ये नहीं पूछते कहाँ गया था। हरि सिंह नलवा 7 साल तक वहाँ गवर्नर रहे, और जब ये पठान ये हरकत करने लगे तो हरि सिंह नलवा साहब ने कहा कि जाओ इनके गांवों में जो जवान हो उसी को मार दो। तो इतना डर गए कि शलवार पहनने लगे नीचे, जो पठानी जिसको बोलते हैं। ये नलवा के डर से ड्रेस पैदा हुई थी कि वही शलवार पहन के रहा करो, नलवा का कोई सिपाही दिखे तो ऊपर बुर्का ओढ़ लो। और यहाँ आना मेरा ऐसा है जैसे मैं कुंभ के मेले पे आ गया हूं। मैं इस बात को तो नहीं जानता कि कितना पुण्य कहाँ जाने का लगता है, लेकिन शहीदों की धरती और खास तौर से पंजाब आने का बड़ा पुण्य लगता है। आप बोले सोनिहाल। मैंने कोई बड़ी करामात नहीं करी। मैंने जो मेरा फर्ज था, एक किसान घर में पैदा होकर जो मुझे महसूस हुआ उस लड़ाई के दौरान, वो मैंने किया। मुझे कई दोस्तों ने सलाह दी कि चुप रहो तो वाइस प्रेसिडेंट हो जाओगे, चुप रहो तो प्रेसिडेंट हो जाओगे। मैंने कहा मैं कोई पद इस लायक नहीं समझता हूं कि उसके लिए मैं चुप रहूं। मैंने जब देखा कि 4 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे पंजाब की किसानी के नेता, हरियाणा के लोग, मेरे इलाकों के लोग पड़े रहे और कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई बातचीत उनसे नहीं हुई, तो मैं तंग आके प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गया। और आपसे मैं बिल्कुल जो बताऊंगा ईमानदारी के साथ बताऊंगा। ये मेरा कलम है, हर वक्त तैयार रहता हूं इस्तीफा साइन करने के लिए। मैंने उन्हें जाके कहा कि साहब 4 महीने से लोग पड़े हैं, किसी ने बात नहीं की, इनको कुछ बातचीत करके सुलटा के घर भेज दीजिए। तो बोले चले जाएंगे सतपाल, क्यों परेशान हो रहे हो? तो उन्होंने हल्के में लिया उसको। मैंने कहा साहब आप एक गलती कर रहे हैं, आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनको जानते नहीं हो।
ये ऐसे ही उठ के नहीं जाएंगे, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। और ख़ास तौर से सिखों के बारे में मैंने उन्हें बताया कि ये कौम वो है जिसके गुरुओं ने अपने 4-4 साहिबजादे शहीद करा दिए, लेकिन समझौता नहीं किया। ਗੱਜ ਕੇ ਜਗਾਰੇ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जी ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ये भूलते भी नहीं है, 300 वर्ष भी नहीं भूलते हैं। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मैंने, अरुण नेहरू मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मुझे बताया कि ब्लू स्टार करने के बाद इंदिरा जी ने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया। तो उन्होंने कहा कि बुआ आप तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों करा रही हो? कहने लगे तुझे पता नहीं है, मेरे हाथ से एक गलत काम हो गया है। जो हरमिंदर साहब या अकाल तख्त को छू दिया जिसने, वो जिंदा नहीं है आज, मुझे भी ये मारेंगे। और वही हुआ, वो मारी गई। फिर जनरल वैद्य मारे गए, और आपके लोगों ने तो लंदन तक जाके डायर को मारा, सैंडर्स मारा। तो ये मैं कहा भूलते नहीं हैं इनसे पंगा। जिस कौम से लड़ो पहले जान लो किससे लड़ रहे हो। तो मैंने काफी उनको समझाने की, डराने की कोशिश की। उसका नतीजा तो निकला, थोड़ा देर से निकला। एक शेर है कुमार बाराबंकी का कि कयामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। अब मोदी जी गुरुद्वारे गुरुद्वारे घूम रहे हैं और बुला बुला के बात कर रहे हैं। लाल किले पे भी सर पे कपड़ा बांध के बैठ गए थे। तो मैं कहा साहब ये पहले से कर लेते तो हमारे 700 लोग नहीं मरते। मैंने कहा 700 लोग शहीद हो गए, और कोई कुतिया भी मरती है तो आपके यहाँ से शोक संदेश जाता है। कुछ नहीं आपने कहा, ना पार्लियामेंट ने कुछ कहा। तो इतना नहीं इग्नोर करना चाहिए इन लोगों को। तो उनकी समझ में आया, माफी भी मांगी और वो कानून भी वापस लिए। लेकिन अभी भी प्रेस यहाँ हो तो मैं कह सकता हूं कि अभी भी ईमानदारी नहीं है सरकार के रुख में। ना तो एमएसपी पे कुछ किया है, ना जो मुकदमे थे वो खत्म किए हैं, ना जो ये लोग लाल किले पे बच्चे चढ़े थे ना इनको छोड़ा है, ना मुकदमे खत्म किए हैं। बल्कि मैंने तो कई जगह ये कहा कि लाल किले पे अगर किसी को चढ़ने का हक है तो मैं मानता हूं कि वो प्रधानमंत्री का हक है। लेकिन उसके बाद अगर किसी का हक है तो सिखों का हक है, क्योंकि उनके गुरु श्री अकाल तेग बहादुर साहब की शहादत लाल किले के दरवाजे पे हुई थी। अगर उसके बच्चे नहीं चढ़ेंगे तो कौन चढ़ेगा, कौन झंडा फहराएगा? और झंडा भी क्या फहराया था, निशान साहब फहराया था, जिसकी इज्जत रखने के लिए हजारों सिख शहीद हुए हैं। तो इस बात को समझना चाहिए। खैर मुझे लगता है वो भी हम कोशिश करेंगे कि मुकदमे वापस कराए जाएं उनके। और मुझे बड़ी तकलीफ है कि एक बहुत ही होनहार बच्चा दीप सिद्धू अब हमारे बीच में नहीं रहा, उसको भी लपेट रखा था इन्होंने। और मुझे अच्छा लगा कि उसके परिवार, उनके भाई से मेरी आज मुलाकात हुई। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो मैं जो कह रहा हूं वो ये कि अभी भी सरकार की नीयत ठीक नहीं है किसानों के लिए। और किसान भाइयों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। किसानों को अभी बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, क्योंकि सरकार का रवैया हमारे लिए अच्छा नहीं है। फसल के दाम पे हमारे साथ नहीं है, एमएसपी पे हमारे साथ नहीं है। एक फौज होती थी जिसमें हम मर कट के गुजारा कर लेते थे, उसको भी खत्म कर रहे हैं। तो कुल मिला के कोई चीज हमारे पास नहीं छोड़ेंगे अगर हम लड़ेंगे नहीं। तो ये लड़ाई फिर होगी
और उस लड़ाई के लिए मैं आपके बीच में फिर हाजिर रहूंगा। मैंने तय किया है कि 2-4 महीने में मेरा जब भी रिटायरमेंट हो जाएगा तो मैं पूरी ताकत से, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मैं किसानों की लड़ाई में कूद पड़ूंगा और इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। बोले सोनिहाल। मलिक साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जितने इस देश में जितनी शहादत हुई, मैं कल रास्ते में एक बहुत अच्छा वो बनाया है जंग आज़ादी का मोन्यूमेंट, तो डीएम ने कहा कि साहब देख के जाइए। मैं चला गया वहाँ, तो जितने काला पानी की सजा में थे सबसे ज्यादा सिख थे, शहादत में सबसे ज्यादा सिख थे, फांसी जिनको तोड़ी गई सबसे ज्यादा सिखों को तोड़ी गई, और देश के इतिहास में उनको जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, उसको हम छीन के लेंगे। जगारे जावे ने हालो जावे, शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। सत श्री अकाल। मैं थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन और भी कुछ बातें मैं आपके सामने कहने आया था, और वो ये है कि खेती ये हमारी ख़त्म कर रहे हैं, दाम ये हमको नहीं दे रहे हैं, और हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं दे रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम तरक्की कैसे करें। हमारे पास रियासतें नहीं हैं, महल नहीं है कि हम उनमें होटल खोल देंगे, कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ बचती है और वो है तालीम। आपको सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन एक ही चीज़ से हम इनसे लड़ सकते हैं, और वो है अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया जगहों पे तालीम दिला के। जो आप 2-3 चीज़ों के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगूंगा। मैं अभी हनुमानगढ़ गया था, मुझे वहाँ किसानों ने कहा कि साहब ये तो 2 आदमी हैं घर में और 15 कमरे की कोठी ठोकते हैं। इसी तरह से शादी में 3 छल्ले की गाड़ी मांगते हैं, बुजुर्ग के मरने पे 40 गांव का भोज करते हैं। इन कामों से बचो और अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया तालीम दो। आपके बच्चों में वो काबिलियत है कि वो बहुत दूर तक जाएंगे। मैं अभी पढ़ रहा था एक जगह के, जब लीबिया का तानाशाह था जिसका नाम गद्दाफी था, उसको बागी लोगों ने मार दिया, तो उसके दफ्तर में रेड किया। उस रेड में उनको एक डायरी मिली। उस डायरी में उसने लिखा है, गद्दाफी ने, कि मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब मैं देखता हूँ कि लिटिल कोंडी, अमेरिका की विदेश मंत्री थी कोंडालीजा राइस, देखने भालने में साधारण, कमज़ोर, लेकिन पढ़ाई की वजह से वो अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी हो गई थी। तो कहता है जब लिटिल कोंडी शेखों को धमकाती है तो मुझे बड़ा आनंद आता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ तो उस तरह का नहीं था, पर राजस्थान में तो जाटों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे, दूल्हा भी घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता था, चारपाई पे नहीं बैठने देते थे, औरतों को कमरबंद नहीं पहनने देते थे, रस्सी बांधना पड़ती थी। लेकिन जब से ये वहाँ आरक्षण हुआ और हमारी लड़कियां आईएएस होकर जाने लगी, तो बड़े से बड़ा जो वो है रियासत वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है उसके सामने। तो ये तालीम जब मिलेगी और हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारी इज्जत भी बढ़ेगी, हमारी ताकत भी बढ़ेगी। तो आपसे मैं, पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं, हरियाणा में तो बहुत रिवाज है, बच्ची को गर्भ में ही मरवा देते हैं, वो सब मत करिए, इनको पढ़ाइए। बच्चियों का आप देखिए, मैं 5 जगह वो रहा हूँ गवर्नर, और वहाँ मैं कॉन्वोकेशन में जाता था, 30 इनाम होते थे, तो 5 लड़कों के और 25 लड़कियों के। मैंने कहा लड़कों से, मैं कहा भाई संभल जाओ बेटे, तुम तो रोटी भी बनाना नहीं जानते, कुश्ती का भी मेडल यही लाएंगी,
मुक्केबाजी का भी मेडल यही लाएंगी, टेनिस का भी मेडल यही लाएंगी। वो जब तुम उसे आगे बढ़ा देते हो तो बहुत दूर तक जाती है, तो उसको पढ़ाओ और बढ़ाओ। तीसरे, ये जो दहेज है, पता नहीं आपके यहाँ कितना, हमारे यहाँ तो 4 छल्ले की गाड़ी मांगते हैं, ये मांगना बंद करो। चौथा, जो आपके यहाँ है उसमें मैं दखल करूंगा तो मेरी कोई सुनवाई नहीं करेगा, वो है नशे का कारोबार। इस पे आप सख्ती से निपटिए। बेटी से तो पूछते हो कहाँ गई थी और कब आई, बेटे से ये नहीं पूछते कहाँ गया था। तो सख्ती के साथ उससे पूछिए कहाँ गया था और क्या कर रहा, उसको नशे की दुनिया से बाहर निकालिए। आपके यहाँ जैसे नौजवान दुनिया में नहीं, सिख नौजवान जब खड़ा होता है तो अलग दिखाई देता है। तो उसी की वजह से 7 सैकड़ा सिख थे महाराजा रणजीत सिंह जी के ज़माने में पंजाब में, और सतलुज से लेके और काबुल तक उसका राज था। उसकी फौज को देख के एक अंग्रेज औरत ने लिखा कि मुझे लगता है हम गरीब मुल्क के लोग हैं, जिस तरह के कपड़े रणजीत सिंह जी के फौजी पहनते हैं ऐसा इंग्लैंड का फौजी नहीं पहनता है। तो एक तरह से आप समझिए, हाँ, एक घटना में बताना जरूरी समझता हूँ। ये जो आपकी रियासत थी पटियाला, कपूरथला, नाभा, ये तीनों अंग्रेज की प्रोटीज थी, माने अंग्रेज इनकी हिफाजत करते थे और अंग्रेज के देख रेख में थी। तो एक बार पटियाला की एक रानी का झगड़ा हो गया राजा से। रणजीत सिंह जी की रिश्तेदार थी, उसने चिट्ठी लिख दी कि महाराज ये तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है और आप आओ हमारा फैसला करा दो। महाराज रणजीत सिंह जी आए और पूरी फौज लेके आ गए, जबकि अंग्रेज से समझौता था कि सतलुज के इधर हम नहीं आएंगे और सतलुज के उधर आप नहीं जाओगे। तो जब फौज लेके आ गए तो महाराजा पटियाला ने डलहौजी को कहा कि भाई ये तो हमला है, इसको तो हमला मानना चाहिए और आप इसका कोई इलाज करो। डलहौजी ने लंदन में पूछा कि भाई क्या करें, फौज लेके आ गया है। लंदन ने कहा कि चुप पड़े रहो, 5-7 दिन में चला जाएगा, वरना जो राज है इसे भी छिनवा लोगे। बोले सो निहाल। इतनी ताकतवर फौज थी रणजीत सिंह साहब की। उसके तोपची नेपोलियन के ज़माने के थे और बेहतरीन किस्म की फौज लेके उसने ठसके के साथ, इज्जत के साथ भारत पे राज किया। एक इलाका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जिसको वजीरिस्तान कहते हैं, आज तक उस पे दुनिया के किसी आदमी ने राज नहीं किया। जो करने नहीं देते वो पठान लोग हैं और आके वो सब चौकियां लूट लेते हैं, हथियार लूट लेते हैं। लेकिन रणजीत सिंह साहब ने हरि सिंह नलवा को वहाँ का गवर्नर बना दिया। हरि सिंह नलवा 7 साल तक वहाँ गवर्नर रहे और जब ये पठान ये हरकत करने लगे तो हरि सिंह नलवा साहब ने कहा कि जाओ इनके गांवों में जो जवान हो उसी को मार दो। तो इतना डर गए कि शलवार पहनने लगे नीचे, जो पठानी जिसको बोलते हैं। ये नलवा के डर से ड्रेस पैदा हुई थी कि वही शलवार पहन के रहा करो, नलवा का कोई सिपाही दिखे तो ऊपर बुर्का ओढ़ लो। तो श्री अकाल। अभी हाल मैंने पता किया कि कोई उनके परिवार में है क्या, तो किसी ने बताया जी उनकी एक पोती है। मैं कहा भाई मैं मिलना चाहूँगा। कहने लगे जी मिलोगे कैसे, वो तो जेल में अपने हस्बैंड को मारने के जुर्म में। तो ऐसी नस्ल थी। रणजीत सिंह साहब एक बार गए हुए थे शिकार खेलने और शेर ने हमला किया, उन्होंने तलवार मारी, तलवार उनके हाथ से छूट गई। उनके बराबर में थे नलवा। नलवा ने देखा कि अब शेर दोबारा हमला करेगा और महाराज को गिरा देगा घोड़े से, तो अपने घोड़े से कूद के और शेर की तरफ लपके। तो नलवा पे जब शेर ने हमला किया तो उसने दोनों हाथ पकड़ के शेर के ऐसे तोड़ दिए थे, तब उसका नाम नलवा पड़ा था। तो इस धरती पे कैसे कैसे लोग पैदा हुए हैं।
मैं उसमें था कश्मीर में। अभी एक फिल्म आई है, बहुत लोग कहते हैं ये फिल्म देख लो, कश्मीर फाइल्स देख लो। मैं कहा भाई मैं तो वहाँ होके आया हूँ। कल ही वो दिन था जब 370 हटाई थी हमने, तो मैं कहा मैं तो वहाँ होके आया हूँ। वहाँ एक इलाका है आपका छत्तीस सिंहपुरा उसे बोलते हैं, तो 36 सिखों के गांव हैं वहाँ। तो टेररिस्ट ने एक रात में आके 15-20 लोगों का मर्डर कर दिया। हाहाकार हो गया, सारे देश के सिख सब संगतें सब हमदर्दी में गए और कहा कि चलो यहाँ से। उन्होंने कहा कैसे चले जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और ये घोषणा कर दी कि हम यहाँ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आज सब ने हथियार ले लिए, आज तक टेररिस्ट उनके गांव में नहीं घुसा है। वो मुझे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब एक ही मेहरबानी चाहिए, हमारी बच्चियां इनके गांव के बीच से जाती हैं पढ़ने के लिए, हमको एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज दे दीजिए और यहाँ दे दीजिए। मैंने 5 मिनट में वो डिग्री कॉलेज उनको दे दिया जो बन गया है। लेकिन वो कश्मीरी ब्राह्मणों की तरह छोड़ के नहीं भगे, डट के। ये तो बहुत तादाद में थे, अगर ये डट जाते तो 2 आदमी इनके मरते तो एक उनका भी मरता और फिर लड़ाई बंद हो जाती। खैर वहां सिखों ने कमाल करके दिखाया और आज छत्तीस सिंहपुरा लोग देखने जाते हैं कैसे लोग हैं। इसके अलावा मैंने 1 साल में 44 कॉलेज दिए, 4 मेडिकल कॉलेज दिए, और जाट और सिख जब भी मेरे से मिलने आते थे तो छूटते ही कहते थे रणजीत सिंह के बाद हमारा आदमी आया, क्योंकि महाराज का भी वहां शासन रहा था। बोले सो निहाल। उन्होंने जहां जहां कॉलेज मांगे मैंने कॉलेज दे दिए, और आज ये हालत है। हाँ, बॉर्डर के साथ इनके गांव पड़ते हैं, तो वहां जो हमला होता था पाकिस्तान की तरफ से, ये टेररिस्ट इधर उधर से आ जाते थे, तो वो उसका सबसे ज़्यादा जो दबाव पड़ता था सिखों पे, जाटों पे, और ये जो गुजर लोग हैं पशुपालन करते हैं। तो मैंने ये कर दिया कि बॉर्डर के 10 किलोमीटर तक सबको आरक्षण कर दिया, सबको रिजर्वेशन कर दिया, और आज सबके बच्चे वो आरक्षण ले रहे हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अपने बच्चों को तालीम की आदत डालिए, बढ़िया से बढ़िया जगहों पे। यहाँ तो पहले बहुत अच्छे कॉलेज थे, बेसिकली तो लाहौर में थे या अमृतसर में थे। अब पता नहीं आप लोग कॉलेज बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं प्राइवेट, लेकिन बजाय बड़ी हवेलियों के कॉलेज बनाइए, बच्चों को बढ़िया जगह पे पढ़ने भेजिए। और अगर मुल्क में फिर किसानों, फिर क्या 100% किसानों की लड़ाई आपके सर पे आने वाली है, उस लड़ाई के लिए तैयार रहिए। और मैं तो सब कुछ छोड़ के आपके साथ चलाऊंगा और किसी भी कीमत पे मुंह नहीं मोड़ूंगा। बोले सो निहाल। मैं बहुत आभारी हूँ, यहाँ बाबा साहब लोगों का आशीर्वाद मिल गया, शहीदों के परिवार से मिलना हो गया, और उनसे मिलना ऐसा है जैसे आप हरिद्वार हो आए, स्नान कर आए। तो मेरा तो जीवन सफल हो गया यहाँ आके। लेकिन मैं ये कहूँगा यहाँ जत्थेदारियों को, बाकी लोगों को, कि आप जहाँ मुझे बुलाओगे मैं आऊँगा। मुझे अब कोई काम नहीं है, बच्चा बड़ा हो गया है, मुझे किसी तरह का लोभ लालच, चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ूंगा किसी के भी कहने से, और मैं पूरी तरह किसान आंदोलन के साथ खड़ा रहूंगा आगे भी। तो मैं काफी वक्त आपका ले लिया, आप साहिबान के दर्शन करके मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी तीर्थ से वापस जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ, जो बंदियों का जिक्र किया है वो मुझे मालूम है, चूँकि मेरी इनसे बात हो चुकी है। जो सिख भाई बंदी हैं और जिन्होंने अपनी वो काट ली है जेल, उनका मामला मैं पर्सनली उठाऊंगा।
प्रधानमंत्री के साथ भी और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी, और उनकी पूरी मदद करूंगा, क्योंकि वो बहुत अन्याय है। अभी तो राजीव गांधी के हत्यारे भी छूट गए, इनका तो पूरा हो गया है टर्म, ये तो छूट ही जाने चाहिए बंदी सिखों के लिए। और ये जो लड़के जो दीप सिंधु के साथ जो इन्वॉल्व कर दिए थे, और मैं किसान यूनियन के लोगों से इस बात पे नाराज भी हूं कि इन्हें खुद कहना चाहिए था कि ये कोई जुर्म नहीं किया था लाल किले पे चढ़ के, इनका हक था, ये नहीं चढ़ सकते तो कौन चढ़ सकता है। तो इनके भी जो मामले होंगे उनमें मैं मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।